अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। सेकेंड ईयर इंग्लिश की यूनिट नंबर 7 हबल जो है इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले ग्लॉसरी के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है जी बैकड्रॉप। बैकड्रॉप पस मंज़र, एवरीथिंग दैट कैन बी सीन अराउंड एन इवेंट आर सीन। मंज़र या इवेंट जो होता है उसके इर्द गिर्द की चीज़ें। ब्लर कहते हैं जी, वर्ब है धुंधला होना, ठीक है। मेक और बिकम समथिंग लेस क्लियर और शार्प। फिर है जी कैरीन, कैरीन तेज़ी से आगे झुकना। फिर है जी कैटाक्लिज्मिक, कैटाक्लिज्मिक होलनाक या ज़बरदस्त तबाही वाला, ठीक है। इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, काजिंग सडन और वायलेंट चेंज। फिर है जी डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट कहते हैं जी नॉट इन एग्रीमेंट, रजामंदी में ना होना, मतलब इख्तलाफ वाला या टकराव पैदा करने वाला। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी ड्रिफ्ट अवर। ड्रिफ्ट अवर अ कंटिन्यूज मुसलसल स्लो मूवमेंट, आहिस्ता हरकत फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, तो आहिस्ता हरकत करना। फिर है जी एक्सो प्लानट। एक्सो प्लानट निज़ाम शमसी से बाहर का सियारा, प्लानट सियारे को कहते हैं और एक्सो कहते हैं आउटसाइड। तो जो सोलर सिस्टम है हमारा निज़ाम शमसी, जो सूरज के इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स घूमते हैं उससे बाहर का जो सियारा होता है। एक्स्ट्रा सोलर कहते हैं गैर शमसी, आउटसाइड अवर सोलर सिस्टम। तो कोई भी चीज़ हो, खासकर प्लैनेट या और भी कोई चीज़ हो सकती है जो सोलर सिस्टम से बाहर है, सूरज के बाहर, उसको कहते हैं। फिर है जी फॉरबोर्डिंग। फॉरबोर्डिंग कहते हैं जी बुरी पेशगोई, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग अनप्लेजेंट और डेंजरस इज़ गोइंग टू हैपन। मतलब कि एक फीलिंग्स इंसान को आती है, जिस तरह इंसान का जो है वो छठी हिस्स होती है, तो वो एक फ़ीलिंग दिलाती है कि कोई नाखुशगवार या ख़तरनाक चीज़ होने वाली है, नाखुशगवार एहसास। फिर है जी गैलेक्टिक। गैलेक्टिक जो है वो गैलेक्सी से रिलेटेड, जो कहकशां है उससे मुतल्लक, कहकशानी जिसको कहते हैं। फिर है जी हैबिटेबल, ठीक है। हैबिटेट मस्कन को कहते हैं, रहने की जगह। हैबिटेबल कहते हैं जी काबिल रहाइश, मतलब ऐसी जगह जो मौजू हो, सूटेबल हो लोगों के रहने के लिए। इग्नाइट कहते हैं वर्ब है जी आग जलाना, ठीक है, आग लगाना। इंट्रिकेट कम्प्लेक्स को कहते हैं पेचीदा, उलझा हुआ। फिर है जी जॉ ड्रॉपिंगली, एडवर्ब है। जॉ ड्रॉपिंगली आंखें फाड़ देने वाला या दंग कर देने वाला, हैरत में डाल देने वाला। फिर है लॉन्गेविटी, कहते हैं उम्र दराज को, लंबी ज़िंदगी को, लंबी उम्र को। मैनिफेस्टेशंस कहते हैं एन इवेंट एक्शन और थिंग दैट इज़ अ साइन दैट समथिंग एग्जिस्ट और इज़ हैपनिंग। कोई भी इवेंट एक्शन या कोई भी चीज़ जो कि अलामत होती है कि कोई चीज़ जो है वो हो रही है या एग्जिस्ट करती है, अमली सूरत, ज़ाहिर होने वाला या ज़हूर। पिन पॉइंट एन निशानी करना या दुरुस्त मकाम बताना। टू फाइंड एंड शो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ समबॉडी, किसी भी शख्स या किसी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन जो है दिखाने को कहते हैं पिन पॉइंट। प्रिस्टाइन कहते हैं जी बिल्कुल साफ़ व शफाफ, ताज़ा और साफ़, फ्रेश एंड क्लीन, एज इफ़ न्यू, जैसे कि नया होता है। प्रॉब कहते हैं जी जांच पड़ताल को। कंप्लीट एंड केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की जो है वो केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश या जांच पड़ताल। प्रोटोस्टार जो है अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस बिलीव टू डेवलप इनटू अ स्टार। तो जो भी स्टार बनता है वो पहले जो है गैसेस और डस्ट का एक क्लाउड होता है, वो आपस में मिलती हैं और उनसे फिर स्टार बनता है। तो जो पहले होता है, मतलब कि इब्तदाई हालत होती है सितारे की, उसको कहते हैं प्रोटोस्टार। फिर है जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड होती है, कनेक्टेड विद स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, रोशनी के तज्जियाती मुताले से मुतल्लक, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है रोशनी की साख्त की जांच या मुताला। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम जो रोशनी है, ठीक है, उसके बारे में या स्पेक्ट्रा के बारे में उसको हम देखते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर है जी टीनियस। टीनियस कहते हैं जी कमज़ोर को, वीक और अनसर्टन दैट इट हार्डली एग्जिस्ट, या नापायदार। ट्रांजिट कहते हैं गुजरगाह को या मुंतकिली को, द प्रोसेस ऑफ बीइंग मूव्ड और कैरिड फ्राम वन प्लेस टू इन अदर। टर्बुलेंट, ठीक है, टर्बुलेंट इंतशार ज़दा, हंगामा, हेज, in which there is a lot of sudden change, trouble, argument and sometimes violence। ठीक है, इस तरह का हो कि मतलब जिसके अंदर बार बार या काफ़ी तब्दीलियाँ आती हों। जैसे अब दो तरह के फ़्लो होते हैं, एक होता है टर्बुलेंट फ़्लो, दूसरा लेमिनर फ़्लो। लेमिनर फ़्लो में मतलब पानी अगर जा रहा हो तो बिल्कुल सीधा जाएगा। टर्बुलेंट फ़्लो में इस तरह जो है ना इंतशार होगा, ऊपर नीचे कुछ तब्दीलियाँ आती रहेंगी, वो उसका ऐसे फ़्लो होगा।
फिर है जी विसरल। विसरल शदीद अंदरूनी एहसास वाला या जज्बाती गहराई वाला, रिजल्टिंग फ्राम स्ट्रांग फीलिंग्स रादर देन केयरफुल थाट। तो यहाँ तक इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग थे। नेक्स्ट हम चले जाते हैं जी, यहाँ पे कुछ इडियम्स दिए गए हैं जो कि वेदर से रिलेटेड हैं, तो उनके आगे मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। 25 ये शायद इडियम्स हैं और 25 ही आगे उनके मीनिंग्स भी हैं, तो इनके कॉलम्स को आपने मैच करना है। तो नंबरिंग मैंने यहाँ पे किया, देखें जी इस साइड पे अगर लेफ़्ट कॉलम देखें आप ए, तो 1 से लेके 25 तक नंबर लिख दिए मैंने, साथ मीनिंग भी दे दिए आपको, और जो आगे इनके आंसर हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 25 तमाम आंसर लिख दिए हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी आगे, क्योंकि नाउन क्लासेस और भी इसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स हैं, तो देखते जाते हैं जी इनके। टू ब्राइटन अप पहला हमारे पास है इडियम, जिसका मतलब है खुशगवार होना। अब ये देखें पहला था, तो पहले के आंसर के लिए टू बिकम मोर चीयरफुल, मतलब कि खुशगवार होना, खुश होना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस इडियम का मतलब है टू ब्राइटन आपका खुशगवार होना। टू टेक अ शाइन टू, तो टू टेक अ शाइन टू का मतलब है जी पसंद आ जाना। तो इसका अब आपके पास आंसर क्या है जी, टू डेवलप अ लाइकिंग फॉर, ठीक है, तो पसंदीदगी को डेवलप करना किसी के लिए भी। फिर है जी टू मेक हे व्हेन द सन शाइन्स। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं भी पता तो ये इसका लफ्ज़ी मतलब भी आप एक तरह से ले सकते हैं। हे किसको कहते हैं, सूखी घास को, मतलब घास फूस को। तो कह रहा है कि जब सूरज चमकता है, सूरज चमकने से मराद के जब दिन जो है वो क्लियर होता है, बारिश नहीं होती, बादल नहीं होते, तो जब साफ़ होता है मौसम, तो क्या करना जी, उस साफ़ मौसम में मौके का फ़ायदा उठाना और घास वगैरह काट लेना, ताकि कब बारिश वगैरह हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तो इसका मतलब है जी मौके को गनीमत समझना है कि जब भी आपको मौका मिले तो आप उससे फ़ायदा उठाएं। तो फिर इस तीसरी जो स्टेटमेंट है कि मौके का फ़ायदा उठाना, तो टू मेक द मोस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी व्हेन इट लास्ट, तो मौका जो है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाएं। फिर है जी कम रेन और शाइन, हर हाल में, ठीक है। 4 नंबर है जी हर हाल में, तो इसका आंसर है जी हमारे पास 4 नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में वट एवर द वेदर, जो भी मौसम हो या सिचुएशन हो, हालत हो। इसी तरह आप ये सारे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ पहले, ठीक है, जो एसएसटी जनरल का जिन्होंने कोर्स वगैरह लिया हुआ है तो उनको पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप इसको देख लेंगे। तो ये यहाँ तक तकरीबन 25 जो है वो आप देख सकते हैं आसानी से। अब जो है मैं कॉलम ए को ही रीड करूँगा। तो नेक्स्ट है जी टू चेज़ रेनबोज, ठीक है। टू चेज़ रेनबोज, नामुमकिन चीज़ का ताक़ब करना, कोई इम्प्रैक्टिकल जो इम्पॉसिबल चीज़ हो तो मतलब कि उसको परस्यू करना, उसके पीछे लगे रहना। टू सेव फॉर अ रेनी डे, मुश्किल वक्त के लिए बचत करना, मतलब कि बचा के चीज़ें रखना ताकि जब मुश्किल वक्त आए तो उसके लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट है जी टू वेट फॉर अ रेन ड्रॉप इन द ड्रॉट, नामुमकिन की उम्मीद करना, मतलब कि रेन ड्रॉप, कोई बारिश के कतरे के लिए भी उम्मीद करना, ड्रॉट के अंदर, कहत के अंदर, खुश्कसाली के अंदर, नामुमकिन की उम्मीद करना कि कहत पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही और आप उम्मीद कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि बारिश होगी, तो नामुमकिन की उम्मीद करना। राइट एज रेन, बिल्कुल ठीक, राइट एज रेन बिल्कुल ठीक, तो ये तो इसके सामने ही लिखा हुआ है, फिट एंड हेल्थी। फिर 9 नंबर है टू टेक अ रेन चेक, बाद के लिए मुलतवी करना, तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं टू रिफ्यूज़ एन ऑफ़र, किसी भी ऑफ़र का इनकार करना, पेशकश का, वाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग एंथुजियाज्म टू एक्सेप्ट इट इन द फ्यूचर, मतलब मुस्तकबिल के लिए उसको मुलतवी करना। 10वां है जी इनटू ईच लाइफ सम रेन मस्ट फॉल, ज़िंदगी में दुख आना ज़रूरी है, कि हर एक की ज़िंदगी में जो है वो दुख आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये आपके पास 10वां है, तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरीवन मस्ट एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज़, कि मुश्किल होती है या इल फॉर्चून होती है, जो बदकिस्मती होती है, एट वन टाइम और अनदर, किसी न किसी टाइम जो है वो लाजमी आती है। 11वां है टू रेन ऑन समवन्स परेड, किसी की खुशी ख़राब करना, ठीक है, खुशी ख़राब करना। फिर 12वां है जी इट नेवर रेन बट इट पोर्स, मुसीबतों का एक साथ आ जाना, तो ये आंसर है मिस फॉर्चून्स, जो बदकिस्मती है या कोई भी मुसीबतें हैं, सीम टू एदर ऑल कम इन क्विक सक्सेशन, के एक के बाद एक आना बार बार, या ऑल कम एट वंस, सबका फ़ौरन आ जाना। फिर है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये तो आप सुनते ही रहते होंगे, मूसलाधार बारिश होना, ज़ोरदार बारिश होना। लास्ट में लिखा हुआ है रेनिंग हैवली, सबसे एंड पे जो है दूसरे कॉलम के। ड्राई स्पेल को कहते हैं जी मंदी का दौर या कामयाबी, ये कामयाबी नहीं है, कामयाबी तो सक्सेस को कहते हैं, कामयाबी का मतलब है जी लेस सक्सेस, ठीक है।
तो ये आप यहाँ पे अगर हम आंसर इसका देखें, अ पीरियड एक ऐसा दौर इन विच समवन इज़ हैविंग लेस सक्सेस, जिसके अंदर उसकी कम कामयाबी होती है। कामयाबी उसको मिलती है लेकिन जो उसका रोज़मर्रा के कामयाबी मिल रही होती है उसको एज़ यूजुअल, उसके मुकाबले में कम मिलती है उसको। फिर ड्राई स्पेल कहते हैं जी मंदी का दौर। फिर नेक्स्ट हो गया जी विंड फॉल, अचानक मिलने वाली दौलत, 15 नंबर है। फिर है जी टू शूट द ब्रीज, गपशप लगाना, कैजुअल कन्वर्जेशन जो होती है, गपशप लगाना। टू गेट विंड ऑफ समथिंग, किसी बात की भनक लगना, किसी बात की खबर लग जाना, टू गेट विंड ऑफ समथिंग। टू नो विच वे द विंड ब्लोज, सूरतियाल का अंदाज़ा होना कि असल बात क्या है, असल बात का पता चल जाना। टू सेल क्लोज टू द विंड, खतरनाक हद तक जाना। टू सेल क्लोज टू द विंड का मतलब है खतरनाक हद तक जाना। 20वां है जी टू थ्रो काशन टू द विंड, लापरवाही करना। टू टेक अ ग्रेट रिस्क मतलब कि रिस्क लेना, खतरा मोल लेना। या टू बिहेव रेकलेसली, रेकलेस कहते हैं लापरवाह, और रेकलेसली लापरवाही के साथ बिहेव करना। नेक्स्ट है जी क्लाउड या स्टॉर्म ऑन द हॉरिजन, आने वाली मुश्किल, ठीक है, मतलब कि आने वाली जो मुश्किल है उसके लिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं ईडियम के तौर पे। एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, हर मुश्किल में आसानी होती है। नेक्स्ट है जी क्लाउड 9, इंतहाई खुशी, इसके लिए इस्तेमाल होता है क्लाउड 9। टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स, टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स का मतलब है ख्याली दुनिया में रहना, ख्याली पुलाव बनाते रहना। नेक्स्ट है जी लास्ट, आई डोंट हैव द फॉगिएस्ट आइडिया, मुझे ज़रा भी पता नहीं। जब आप कहते हैं कि मुझे ज़रा भी पता नहीं, उसके लिए होता है, और ये लास्ट वाले का यहाँ पे पहले लिखा हुआ है आई डोंट हैव अ क्ल्यू, मतलब मुझे तो बिल्कुल कोई भिनक भी नहीं लगी, कोई इशारा भी नहीं मिला। आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। तो ये थे यहाँ पे हमारे ईडियम्स और इनके आंसर, आप इनको मैच कर लें खुद ही। नेक्स्ट हम चले जाती हैं जी, ये पिछली एक्सरसाइज में भी हमने देखा था कि जो हमारे पास कैपिटल लेटर्स हैं वो स्ट्रेस्ड सिलेबल हैं और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो अनस्ट्रेस्ड हैं। तो इनको आप देख लें कि कौन से वर्ड के अंदर जो है कौन सा सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड होगा। जैसे सैम्पल्स है, फिर कॉटन, पर्पल, रेनी, चाइना। तो यहाँ पे जो कैपिटल हैं उनको हम स्ट्रेस्ड करेंगे, बाकी जो होंगे वो स्मॉल लेटर्स वाले वो अनस्ट्रेस्ड होंगे। फिर हमारे पास सी एक्सरसाइज है, रीड द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस एंड ऐड देम टू द रेलेवेंट वर्ड गिवन बिलो टू मेक अ न्यू वर्ड, आल्सो राइट द न्यू मीनिंग इन द गिवन स्पेस। तो प्रीफिक्सेस पहले देख लेते हैं जी। डिस होगा, प्रीफिक्स क्या होगी, जो वर्ड से पहले लगाई जाती है, जिसको उर्दू में साबका कहते हैं। डिस जब भी लगता है उसका मतलब होता है नॉट या अपोजिट ऑफ। जैसे एग्रीमेंट रजामंदी होती है, डिसएग्रीमेंट मतलब कि इख्तलाफ हो जाएगा, जो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि रजामंदी ना होना। मिस का मतलब होता है रॉन्गली, गलत, मिसअंडरस्टैंड, गलत फहमी, ठीक है। फिर उसके बाद है जी मतलब कि गलत समझना या गलत फहमी होना। फिर है अन, उसका मतलब होता है नहीं, जैसे रियल होता है, इसके आगे मैंने लिखा नहीं है, तो अनरियल, रियल हकीकी, अनरियल गैर हकीकी। फिर है जी री का मतलब होता है दोबारा, पे कहते हैं अदा करना, री पे दोबारा अदा करना। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। तो नेशनल कहते हैं जी, नेशन कौम को कहते हैं नेशनल कौमी, मतलब एडजेक्टिव बन जाएगा। और इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी, ये भी एडजेक्टिव होगा। फिर प्री का मतलब होता है बिफोर, पे अदा करना, प्री पे पहले अदा करना। जैसे प्री पे पैकेज हम लगाते हैं तो पहले अदा कर देते हैं किसी मोबाइल के। फिर है नॉन का मतलब होता है नॉट, नॉन प्रॉफिट, ठीक है, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं मतलब जो प्रॉफिट नहीं लेती तो ना लेने वाली। या नॉन सेंस, ऐसी कोई बात जिसका कोई तुक ही नहीं होती, मतलब ही नहीं होता। सुपर कहते हैं अबव, जैसे सुपरमैन मतलब इंसान की जो क़ुव्वतें होती हैं उससे ऊपर वाली। सुपर उसके बाद यहाँ पे अब मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, सुपर मार्केट सॉरी लिखा हुआ है, मतलब बड़ी मार्केट। उसके अलावा यह सुपर नेचुरल होता है, फोकल फितरत, फितरत से अबव। नेक्स्ट है जी सब अंडर को कहते हैं, जैसे सब मैरीन होती है। फिर उसके बाद सब मर्ज हो जाएगा। फिर एंटी अगेंस्ट होता है या अपोजिंग। एंटी वायरस, वायरस को ख़त्म करने वाला। एंटी बैक्टीरियल, एंटी मलेरियल, इस तरह के एंटी एजिंग काफ़ी बन जाएंगे वर्ड्स। अब सेटिस्फाइड है तो इससे आगे डिससेटिस्फाइड होगा, मतलब कि नॉट सेटिस्फाइड, हम मुतमिन नहीं हैं। स्पेल होता है, ठीक है, मिस स्पेल, टू स्पेल रॉन्गली, कि किसी भी कोई वर्ड लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग गलत लिखना। एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल, तो अनएक्सेप्टेबल, न काबिल कबूल, नॉट एक्सेप्टेबल। इलेक्शन, ठीक है, री इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन, या प्री इलेक्शन भी हो सकते हैं। तो इलेक्शन हेल्ड अगेन, री इलेक्शन का मतलब है कि दोबारा इलेक्शन करवाना। फिर है जी रिलेटेड,
तो इसके आगे अनरिलेटेड भी हो सकता है, इंटर रिलेटेड भी हो सकते हैं। अनरिलेटेड का मतलब है नॉट रिलेटेड, कि उसका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं होना। और इंटर रिलेटेड, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मतलब कि रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से ताल्लुक होना। पे के साथ भी रीपे भी हो सकता है, प्री पे भी। तो रीपे का मतलब है टू पे बैक, दोबारा अदा करना। प्री पे कहते हैं टू पे बिफोर गेटिंग समथिंग, किसी चीज़ को लेने से पहले अदा करना, प्री पे। नॉनसेंस कहते हैं जी स्पोकन या रिटन वर्ड्स, लिखे हुए या बोले हुए अल्फाज विद नो मीनिंग, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। स्क्रिप्ट के आगे प्री स्क्रिप्ट भी हो सकता है, सबस्क्रिप्ट भी हो सकता है। तो सबस्क्रिप्ट का यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है, रेटिंग बिलो अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट की लाइन होती है उससे नीचे लिखना, ठीक है, उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो जैसे ये देखें H2O वाटर का केमिकल फार्मूला है, तो ये 2 जो लिखा हुआ है ये इस टेक्स्ट की लाइन से नीचे है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। फिर है जी मर्ज, सब मर्ज, टू पुट समथिंग कम्प्लीटली अंडर वाटर या लिक्विड, किसी भी लिक्विड या वाटर से मुकम्मल जो है नीचे होने को कहते हैं सबमर्ज। एंटी बैक्टीरियल, समथिंग दैट किल्स बैक्टीरिया, ऐसी कोई भी चीज़ जो बैक्टीरिया को मारती है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय प्लेसिंग नाउन्स एंड नाउन फ्रेजेस इन एपोजिशन। तो एपोजिटिव फ्रेज के अंदर हमने लिखना है। एपोजिशन क्या होती है जी, इजाफी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज के मतलब कोई बंदा है, जैसे मैं कहता हूँ कि असलम, आगे लिख देता हूँ कामा डाल के मेरा भाई, इस तरह की कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसको हम कहते हैं जी एपोजिशन, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं जी, इसके स्टार्ट में भी कामा डालते हैं और एंड में भी कामा डालते हैं, दरमियान में ये इजाफी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। तो यहाँ पे हमने यूज़ करनी है जी, जैसे द फर्स्ट वन देख लें, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज असैसिनेटेड इन 1951। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसके सामने यहाँ पे हिंट भी दी गई है कि कैसे लिखेंगे इसको, तो वो कौन थे, लियाकत अली खान। तो इसके बाद ठीक है, आपने याद रखना है कि जो सब्जेक्ट होगा, चाहे वो नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, जैसे ये एक पूरी नाउन फ्रेज है, तो इसके बाद कामा डालेंगे, आगे लियाकत अली खान लिखेंगे, आगे फिर एंड पे कामा और आगे वर्ब आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है जी द रिवर इंडस एनुअल फ्लो, यहाँ तक रिवर इंडस तक लिखेंगे। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, शुरू में भी कामा आखिर में भी कामा, फिर एनुअल फ्लो लिखेंगे और आगे वर्ब आ जाएगा। ये एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है जिसका मतलब है का की के, जो दरियाए सिंध है उसका सालाना बहाव, ठीक है, का सालाना बहाव, तो इसलिए ये एपोस्ट्रॉफी लगी है। नेक्स्ट है जी उस्ताद अहमद लाहौरी। तो यहाँ पे हम दो तरह से इसको लिख सकते हैं, एक तो यहाँ पे आगे लिखेंगे जी कामा डाल के अ नेटिव ऑफ लाहौर, लाहौर का बाशिंदा रहने वाला, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं हु हेल्ड फ्राम लाहौर। सिर्फ हेल्ड फ्राम लाहौर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, हु हेल्ड फ्राम लाहौर, शुरू में भी कामा आखिर में भी कामा। नेक्स्ट है जी जॉन कैनेडी अ पॉपुलर यूएस प्रेसिडेंट। तो ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, शुरू में भी कामा आखिर में भी कामा, उसके बाद आ जाएगा वाज नोन फॉर हिज, ठीक। नेक्स्ट है जी द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे कि इसको पहले ले आएँ, फिर इसको सेकंड नंबर पे, वर्ब को थर्ड नंबर पे इसको ले आएँ। तो कैसे बना लेंगे जुमला, दी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, आगे कामा आ जाएगा, फिर अवर नेबरिंग कंट्री, फिर आखिर में कामा आएगा और फिर आ जाएगा इज़ वर्ब द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। तो ये पहले सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे, तो मतलब कि यहाँ पे हम लगाएंगे ए पॉजिटिव। नेक्स्ट है जी माई अंकल्स कार, कार के बाद लगाएंगे अ स्पोर्टी रेड कन्वर्टिबल विद बकेट सीट्स। तो ये सारी जो हमारे पास है ये अपोजिशन होगी, ये कार के बाद लगाएंगे क्योंकि ये कार के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। फिर है द चीफ सर्जन, तो ये चीफ सर्जन के लिए एन एक्सपर्ट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स। तो ये सारी स्टेटमेंट आएगी, शुरू में कामा आखिर में कामा। फिर देख लें प्रॉब्लम के लिए ये दैट यू डिड नॉट कम ऑन टाइम, ये सारा प्रॉब्लम के बाद लगाएंगे। फिर द वरी के बाद लगाएंगे हु वी शुड इनवाइट। उसके बाद लास्ट में हम्माद, इसके लिए है माई यंगर ब्रदर, ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है जी नाउन क्लासेज। तो क्लासेज का यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो गया है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। 3 तरह की क्लासेज होती हैं, एक होती है नाउन क्लास, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लास और तीसरी होगी एडवर्ब क्लास। और याद रखना है ये तीनों क्लासेज जो होती हैं ये डिपेंडेंट क्लासेज होती हैं, ठीक है, डिपेंडेंट क्लासेज होंगी। तो डिपेंडेंट क्लास जब भी आएगी डिपेंडेंट के साथ एक इंडिपेंडेंट क्लास भी आएगी,
और जब ये दोनों मिलेंगी तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देख लेते हैं जी, नाउन क्लास और डिपेंडेंट क्लासेस। पहली बात क्या है, नाउन क्लास क्या होगी, डिपेंडेंट क्लास होगी। दैट कैन रिप्लेस एनी नाउन इन द सेंटेंस। अब ये फंक्शन किसके तौर पे करेगी, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगी, तो 5 जगह पे ये इस्तेमाल हो सकती है। पहले जी ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, मतलब कि पहले प्रीपोजिशन आएगा और फिर ये क्लास आ जाएगी। फिर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जब भी हमारे पास कोई लिंकिंग वर्ब होगा तो उसके बाद ये आ जाएगी जो कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये 5 तरह के फंक्शंस कर सकती है, यहाँ पे ये क्लास हो सकती है नाउन क्लास। अब देखते हैं जी, जाहिर सी बात है सबको पता होगा कि जो भी क्लास होगी उसके अंदर ये 2 चीज़ें होना मस्ट हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। क्योंकि जो क्लास होती है और फ्रेज़ होती है उसमें फ़र्क ये होता है कि फ्रेज़ के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, जबकि क्लास के अंदर सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी लाजमन होगा। अब नाउन क्लास के लिए भी कुछ निशानियां हो सकती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं उनसे स्टार्ट होती है डिपेंडेंट क्लास। तो चूंकि नाउन भी डिपेंडेंट क्लास है तो उसके लिए यही वाले कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं। बाकी जो क्लासेस होती हैं एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास, वो जब आएंगी तो वहाँ भी हम कंजंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन जो नाउन क्लास होती है वो इन कंजंक्शन से स्टार्ट होती है ज़्यादातर। दैट तो ज़्यादातर मिलता है, दैट, फिर हाउ और व्हाट। दैट और व्हाट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं आप, और इनको आपने जहन में भी रखना है, लेकिन बाकी भी इस्तेमाल हो सकते हैं। दैट कंजंक्शन से शुरू होगी, हाउ से होगी, व्हाट से, हु से, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, इन कंजंक्शन से ये शुरू होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि इनसे शुरू होगी तो वो नाउन क्लास ही होगी, इनसे शुरू होगी और ये काम किसके तौर पे करेगी, नाउन के तौर पे, ठीक है। इनकी जगह पे सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो, मतलब वो नाउन का काम कर रही हो, ठीक है, किसी भी नाउन को रिप्लेस करके वो क्लास आ जाए तो उसको कहेंगे नाउन क्लास। अब ऐसा भी हो सकता है कि हु आए लेकिन वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल ना हो बल्कि किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रही हो, तो फिर वहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लास बन जाएगी। तो आपने याद रखना है कि नाउन क्लास में ये सारे ये वाले कंजंक्शन और ये वाले, ये कैसे हैं, ये सारे वर्ड्स हैं और इनके साथ एवर आता है, जैसे हु एवर, होम एवर, वेयर एवर, वट एवर, विच एवर, मतलब ये एवर वाले। तो पहली निशानी तो ये है कि ये इनके तौर पे इस्तेमाल होगी और इनके तौर पे इस्तेमाल होने के साथ साथ ये नाउन के तौर पे काम करे, ये लाजमी है, ये दोनों शर्तें, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का तो आपको पता ही है क्लास के अंदर लाजमी आएगा। तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी कि आप कैसे पहचानेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए तो इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नाउन क्लासेस दी गई हैं, 15 सेंटेंसेस हैं और 15 ही नाउन क्लासेस हैं, इनके मुताबिक हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात यहाँ पे नहीं है। जैसे अब यहाँ पे देख लें जी, पहला है द प्राइज़ विल बी गिवन टू हु एवर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, जो भी जो है फर्स्ट आता है क्लास के अंदर उसको प्राइज़ दिया जाता है। तो यहाँ पे ये देख लें जी, प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ये हमारे पास नाउन क्लास आ गई है और ये कंजंक्शन आप देखें हु एवर, जो भी मैंने आपको बताया था, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो ये हमारे पास नाउन क्लास है। फिर है डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़, तो ये नो हमारे पास वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये हमारे पास क्लास बन गई है जी, ऑब्जेक्ट बन गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर देखें तो किस कंजंक्शन से ये स्टार्ट हुई है, व्हाट से। फिर है आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ये सारी नीचे दी गई हैं, ठीक है, यहाँ से मैं चूज़ करके लिख रहा हूँ। जैसे ये देखें व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ से ये मैंने लिखा है। तो यहाँ भी देख लें जी, ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का और व्हाट कंजंक्शन से ये स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट भी आ गया है, ये वर्ब भी मौजूद है इसमें। फिर जी व्हाट उमैर सैड मेड हिज फ्रेंड्स एंग्री, तो ये वर्ब है, ये वर्ब से पहले पहले जो है हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट के तौर पे ये काम कर रही है नाउन क्लास। जाहिर सी बात है सब्जेक्ट क्या होता है शुरू में, या नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगी या नाउन क्लास होगी, ठीक है, सब्जेक्ट जो होगा। जेरेंट फ्रेज भी हो सकती है, इन्फिनेटिव फ्रेज भी हो सकती है, लेकिन वो भी असल में नाउन फ्रेज ही होती हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये व्हाट उमैर सेड,
इसमें भी देख लें, कंजंक्शन आ गया व्हाट, फिर उमैर सब्जेक्ट और सैड क्या है वर्ब, और ये पूरा एक हमारे पास सब्जेक्ट बना हुआ है, उसके बाद ये वर्ब आ गया, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे। फिर जी हाउ द गर्ल्स बिहेव्ड, ये भी सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। एस्टॉनिश्ड यहाँ पे वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है ये पूरा। अब क्लास ये क्यों है, क्योंकि ये देखें ये कंजंक्शन भी आ गया, इसमें ये सब्जेक्ट भी आ गया, ये वर्ब भी आ गया। अब ये देखें ये वर्ब इस सब्जेक्ट का है और ये वर्ब इस पूरे सब्जेक्ट का है, तो मतलब ये पूरा सब्जेक्ट हमारे पास एक नाउन क्लास है। फिर यहाँ भी वही बात है, ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये पूरा है, ये पूरी नाउन क्लास, तो ये नाउन के तौर पे काम कर रही है। फिर यहाँ पे देख लें तो ये कंजंक्शन व्हाट आ गया, हुरैन रोट, तो रोट वर्ब है, किसका वर्ब है, इस सब्जेक्ट का, ठीक है। तो सॉरी, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, हुरैन। नेक्स्ट है जी, द फूड इंस्पेक्टर चेक्ड दैट द फूड वाज हाइजेनिकली सेफ, तो ये चेक्ड वर्ब है, इस वर्ब का ये सारा ऑब्जेक्ट है ये पूरा। तो यहाँ पे देख लें दैट कंजंक्शन, फूड सब्जेक्ट, वाज इसमें क्या है हमारे पास वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है नाउन क्लास। फिर यहाँ भी ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, शी डिड नॉट नो दैट यू वर कमिंग विद अस, इसमें भी सब्जेक्ट भी है, ये वर्ब भी मौजूद हैं। और नेक्स्ट देख लें, हिज प्रॉब्लम वाज दैट ही कुड नॉट स्पीक फ्लुएंटली, तो यहाँ भी ये हमारे, अच्छा यहाँ पे देख लें हिज प्रॉब्लम, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है, नाउन फ्रेज। वाज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये सारा अब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अब ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो एक्शन वर्ब होते हैं उनका तो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जो लिंकिंग वर्ब होती हैं जो सिर्फ क्या करती हैं, सब्जेक्ट को अगले हिस्से के साथ सिर्फ लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। तो अगर SST जनरल का जिन्होंने कोर्स किया है तो उनको मैंने तो ये करवाया है कि लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वो सारे हमने वहाँ पे पढ़े थे। आप अगर SST जनरल की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जाएं, अलहदा से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी SST जनरल की प्रिपरेशन के नाम से, आप वहाँ से जाके भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा एक सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है इस सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट खुद एक नाउन फ्रेज़ है, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये सारी जो है वो नाउन क्लास है। क्योंकि हमने ये देखें इसके पढ़े थे फंक्शंस, तो ये किसके तौर पे फंक्शन कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगी हमाज ग्रेट अचीवमेंट एट स्कूल वाज, ये सारी जो है यहाँ तक ये एक नाउन फ्रेज़ है, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये सारी हमारे पास सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। फिर है जी, द टीचर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू डू, तो ये देख लें जी, फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ये हमारे पास नाउन क्लास आई है, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। फिर है द मनी विल गो टू विच एवर चैरिटी यू चूज़, तो ये भी ये प्रीपोजिशन है टू, और ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, जो कि ये भी नाउन क्लास होगी। इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट यू फेल्ड इन द एग्ज़ाम, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये एक रियल सब्जेक्ट है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अब सब्जेक्ट आखिर में कैसे आ गया, तो कभी कभार ऐसे होता है कि ये देखें लिखा हुआ है इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, तो ये इट जो होता है और देयर होता है, ये डमी सब्जेक्ट होते हैं, असल सब्जेक्ट बाद में होता है, इनको एज अ डमी सब्जेक्ट यूज़ कर लिया जाता है, तो ये असल में सब्जेक्ट है। अब जुमले को अगर शुरू में ले आएँ, इसको शुरू में ले आएँ इट की जगह, तो ये जुमला फिर भी ठीक होगा। जैसे मैं इसको पढ़ लेता हूँ, दैट यू फेल्ड इन द एग्ज़ाम इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, तो इसका मतलब है कि ये इसकी जगह हमने एक डमी सब्जेक्ट लगाया है इट, तो ये असल में सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन 10th क्लास के अंदर भी था, वहाँ भी मैंने आपको ये इस तरह का करवाया था। नेक्स्ट है जी, दे आर परफेक्टली हैप्पी, अच्छा सॉरी, दे आर परफेक्टली हैप्पी वेयर दे लिव नाउ, तो यहाँ पे भी देख लें कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, ये नाउन क्लास हो गई है हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट है जी, उमैर रन सो फास्ट दैट ही कैन आउट रन अ कैट, तो ये वैसे है एडवर्ब क्लास है, क्योंकि ये एडवर्ब का काम कर रही है, किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है, लेकिन चूँकि यहाँ पे उसने नाउन क्लासेस के तौर पे दी हुई है, तो आप इसको यही लिखेंगे दैट ही कैन आउट रन अ कैट, के मतलब इतना तेज़ वो भागता है कि वो कैट को भी, कै जो बिल्ली है उससे भी आगे निकल सकता है, उससे भी दौड़ में सबकत ले सकता है। तो इसमें भी कंजंक्शन, उसके बाद ही सब्जेक्ट और कैन आउट रन, तो ये दोनों वर्ब इस्तेमाल हुए हैं। तो ये वैसे है एडवर्ब क्लास।
तो यहाँ तक जो है आज की ये वीडियो है यूनिट नंबर 7 की। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।